भारत का पहला सच्चा गणतंत्र। जी हाँ, ये दावा किया जाता है एक बहुत ही पुरानी आदिवासी शासन व्यवस्था के लिए। तो आज हम इसी मुंडा मानकी व्यवस्था की दुनिया में चलेंगे, जो लोकतंत्र की हमारी आज की समझ को भी चुनौती देती है। ये है हो जनजाति की मुंडा मानकी व्यवस्था। ये सिर्फ कोई रस्म या परंपरा नहीं, बल्कि सेल्फ गवर्नेंस का एक सदियों पुराना बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो आखिर ये व्यवस्था है क्या, और आज भी ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस सिस्टम को समझने से पहले जरूरी है कि हम उन लोगों को जानें जिनकी ये व्यवस्था है। ये है हो जनजाति, जो झारखंड के कोल्हान इलाके में रहते हैं। इनकी अपनी भाषा है हो, और अपनी लिपि भी वारंग चिती। और हाँ, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, वही इन्हें पड़ोस की मुंडा और संथाल जनजातियों से एकदम अलग बनाता है। तो एक बात साफ कर देते हैं, ये व्यवस्था सिर्फ कोई अनऑफिशियल ट्रेडिशन नहीं है। इसकी एक बहुत मजबूत कानूनी बुनियाद है, जो ब्रिटिश दौर से चली आ रही है। देखिए, हो लोगों की जो मुंडा मानकी व्यवस्था है, उसे 1837 में ही विल्किंसन्स रूल के तहत लीगल रिकॉग्निशन मिल गई थी। और ये बात संथालों की मांझी परगना व्यवस्था से लगभग 20 साल पहले की है। यही अर्ली रिकॉग्निशन हो ऑटोनॉमी का मतलब उनकी स्वायत्ता की नींव बनी। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि ये सिस्टम कितना रिजिलियंट, कितना मजबूत रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले से मौजूद था, फिर 1837 में इसे फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली, और आज भी तमाम चुनौतियों के बावजूद ये कायम है। तो चलिए अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जरा तोड़कर समझते हैं, एकदम बॉटम अप। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और आखिर इंचार्ज कौन है। हर ओ गांव के दिल में होते हैं मुंडा। मुंडा मतलब गांव के मुखिया। गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मतलब सारे कामकाज और छोटे मोटे झगड़े यही सुलझाते हैं। और ये पद हेरिडिटरी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे गांव में एक तरह की स्टेबिलिटी बनी रहती है। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। जो जनरल मुंडा सिस्टम है, उसके उलट हो मुंडा मान की व्यवस्था में मुंडा का एक और जरूरी काम है। वो गांव का लगान कलेक्टर भी होता है। ये एक की फीचर है जो इसे दूसरों से अलग करता है। अब हायरार्की में अगला लेवल आता है मानकी का। मान लीजिए कोई मामला मुंडा के लेवल पर नहीं सुलझ पाया, तो वो जाता है मानकी के पास। मानकी एक पीड़ का हेड होता है। अब ये पीड़ क्या है? ये 15 से 20 गांवों का एक क्लस्टर, एक समूह होता है। तो सोचिए, मानकी पेड़ के सेंटर में है और गांव उसके आसपास हैं। उसका काम सिर्फ विवाद सुलझाना नहीं है, बल्कि वो सरकार के लिए एक कलेक्शन एजेंट का काम भी करता है। वो अपने अंदर आने वाले सभी मुंडाओं से रेवेन्यू इकट्ठा करता है। तो ये रही पूरी हायरार्की एक नज़र में। सबसे नीचे गांव के लेवल पर मुंडा। मुंडा रिपोर्ट करता है मानकी को, जो पीड़ का हेड है। और इन सब के ऊपर है पीर पंच, जो पूरे इलाके का सबसे बड़ा जुडिशियल हेड होता है। कितना क्लियर, डिसेंट्रलाइज्ड पर फिर भी जुड़ा हुआ सिस्टम है ना? अक्सर इन दोनों सिस्टम्स के नाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे एक बार में क्लियर कर लेते हैं। जो सामान्य मुंडा प्रशासन है, वो मुंडा जनजाति का है, छोटा नागपुर इलाके में। वहीं मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति के लिए है, कोल्हान क्षेत्र में, और इसका लीगल बेसिस है विल्किंसन रूल। और सबसे बड़ा फर्क, ये लगान वसूल करता है, जबकि सामान्य मुंडा व्यवस्था में ऐसा नहीं था। जाहिर है, ये लीडर्स अकेले तो काम नहीं कर सकते, इनके भी असिस्टेंट्स होते हैं। डाकुआ होता है मुंडा का असिस्टेंट। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। डाकुआ सुनने में डाकिया जैसा लगता है ना? क्योंकि उसका काम ही संदेश पहुंचाना होता है। दूसरी तरफ तहसीलदार मानकी का असिस्टेंट है, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है और सारे हिसाब किताब का ध्यान रखता है। अच्छा, प्रशासन सिर्फ सिविल मामलों तक ही सीमित नहीं है, एक स्पिरिचुअल गवर्नेंस भी है। देओरी गांव के सबसे बड़े धार्मिक प्रमुख या पुजारी होते हैं, और इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, देओरी देवताओं के लिए दिया या डिबिरी यानी दीपक जलाते हैं। इनके असिस्टेंट होते हैं यात्रा देओरी। तो अब जब हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया है, तो देखते हैं कि ये व्यवस्था असल में कम्युनिटी की डेली लाइफ पर कैसे असर डालती है, उनके सोशल रूल्स से लेकर उनके फाइनेंशियल मॉडल तक। इनका फाइनेंशियल मॉडल भी काफ़ी यूनिक है। देखिए, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसका 16% सीधा मुंडा को कमीशन के तौर पर मिलता है और 10% मिलता है मानकी को।
ये एक तरह का इंसेंटिव है अच्छा शासन चलाने के लिए। बाकी बची हुई रकम सरकारी खजाने में चली जाती है। समाज जो हिस्टोरिकल रूप से एक मैट्रियार्कल से पेट्रियार्कल सोसाइटी में बदला है, उसके अपने कुछ खास सामाजिक नियम हैं। जैसे महिलाओं के लिए कुछ कामों पर पाबंदी है, जैसे वो धनुष, बाण जैसे हथियार या हल को नहीं छू सकती। ये नियम उनके कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा हैं। कानून भी काफी साफ और सख्त हैं, जैसे एक ही गोत्र में शादी ब्याह पर पूरी तरह रोक है। दूसरी जातियों या जनजातियों के घर में खाने पीने पर भी पाबंदियां हैं। और हाँ, जादू टोना या जिसे डायन प्रथा कहते हैं, उसे एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। उसे समुदाय के लिए एक अंदरूनी दुश्मन की तरह देखा जाता है। एक हो गांव का जो फिजिकल लेआउट होता है, वो भी उनकी सोशल लाइफ को दिखाता है। गांव के बीचों बीच होता है अखरा, एक खुला मैदान जहां नाचना गाना, बैठकें और सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। ये गांव का धड़कता हुआ दिल है। और पास में ही होता है सासन, जो उनका पवित्र कब्रिस्तान है। यहाँ उनके पूर्वजों को दफनाया जाता है, जो दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना गहरा जुड़े हुए हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स, नियमों और परंपराओं को देखने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ इतिहास की कोई भूली बिसरी चीज नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। इस व्यवस्था को भारत की पहली गणराज्य व्यवस्था कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन ये इसके महत्व को दिखाता है। ये लोकतंत्र और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करता है। ये बताता है कि ये आइडियाज मॉडर्न कॉन्सेप्ट से बहुत बहुत पहले से मौजूद थे। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। जनजाति, कोल्हान की हो जनजाति। लीगल बेसिस 1837 का विल्किंसन रूल। स्ट्रक्चर पीड़, जिसमें 15-20 गांव हैं। हायरार्की, मुंडा से मानकी। असिस्टेंस, डाकुआ और तहसीलदार। इकोनॉमिक्स, 16% कमीशन मुंडा का, 10% मानकी का। और रिलीजन, पुजारी यानी देवरी। ये हैं की पॉइंट्स, इन्हें याद रखना है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस के ये इतने पुराने और मजबूत सिस्टम आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में हमारी सोच को क्या सिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस जानकारी को समझने के लिए जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।